नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। 200 दिन पर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ ने आज करीबन 10:30 बजे सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रामजेट यानी कि SFDR का सफल परीक्षण किया है। ये एक प्रकार का बूस्टर इंजन है जो आगे चलकर मिसाइलों को ताकत देता है। कुछ दिनों पहले भारत ने अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जिसके अगले वर्जन में ये बूस्टर इंजन लगाया जाएगा। ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इस परीक्षण को अंजाम दिया गया। ये पूरी तरह से स्वदेश में विकसित टेक्नोलॉजी है। रैमजेट इंजन लगने की वजह से मिसाइलों की गति काफी तेज हो जाएगी। सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट, जिसकी मदद से डीआरडीओ को लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल विकसित करने में मदद मिलेगी। इस इंजन की खास बात यह है कि इसके लगने के बाद मिसाइल उड़ते समय आवाज नहीं करेगी। इसके पीछे छूटने वाला धुआं भी नहीं दिखाई देगा। इससे मिसाइल को दुश्मन के आने तक की खबर नहीं लगेगी। अगली अपडेट म्यांमार को लेकर आ रही है। म्यांमार में सेना के द्वारा आंग सान सू की निर्वाचित सरकार को सत्ता से बेदखल करने के बाद करीबन 19 पुलिस ऑफिसरों ने भारतीय सीमा पार करके मिजोरम में शरण ली है। अधिकारियों के मुताबिक ये ऑफिसर्स म्यांमार की सेना के द्वारा दिए गए आदेशों से बचने के लिए भारत की सीमा पार कर गए। एक भारतीय पुलिस अधिकारी के मुताबिक बॉर्डर पार कर भारत आए ज्यादातर लोग मिजोरम के चम्फाई और सिरछप जिले में दाखिल हुए हैं। आपको बता दें कि मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है। अधिकारियों ने बताया कि बॉर्डर पार करने वाले निचली रैंक के पुलिसकर्मी थे और किसी के पास हथियार नहीं थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अभी म्यांमार से कई और पुलिस अधिकारियों के भारत आने की आशंका है। फिलहाल जो शरणार्थी भारतीय सीमा पार कर चुके हैं उनकी पहचान की जानी बाकी है। फिलहाल कुछ लोगों को सामुदायिक सभागार में रखा गया है, साथ ही जिला प्रशासन उन्हें भोजन उपलब्ध करा रहा है। अगली अपडेट लॉयल विंगमैन को लेकर आ रही है। रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स के साथ मिलकर बोइंग ने बिना क्रू वाले लड़ाकू विमान लॉयल विंगमैन की पहली टेस्टिंग फ्लाइट पूरी कर ली है। इसे विमान की ऐसी लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें वो दूसरे पायलट वाले विमानों के साथ मिलकर लड़ सके। परीक्षण के दौरान एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से एक पायलट ने उड़ान की निगरानी की और विमान की अलग अलग गति और ऊंचाई पर इसे उड़ाया। परीक्षण इसीलिए खास है क्योंकि बीते लगभग 50 सालों में ये ऑस्ट्रेलिया में डिजाइन और निर्मित पहला सैन्य विमान है। इस सफल परीक्षण से बोइंग ने इस साल ऐसे विमानों के और भी परीक्षण किए जाने की बात कही है। इसमें लगे सेंसर और कई तरीके के बम और मिसाइलों का परीक्षण किया जाना बाकी है। बोइंग डिफेंस के प्रेसिडेंट ने बताया कि ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ मिलकर बोइंग ने पूरी तरह से स्वचालित विमान का सफल परीक्षण किया है। अगली खबर नेपाल को लेकर आ रही है। नेपाल दरअसल भारत के खिलाफ नई रणनीति को अपना रहा है और ऐसे में एक बार फिर से जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि सीमा पर नेपाल पुलिस के साथ झड़प में गोली लगने से एक भारतीय युवक की मौत हो गई है और एक लापता है। नेपाली पुलिस के साथ 3 लोगों की किसी बात को लेकर झड़प हुई थी। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। भारत की तरफ से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे हैं। हालांकि ये मामला मादक पदार्थ की तस्करी का बताया जा रहा है। इस फायरिंग में 26 साल के गोविंद सिंह बुरी रूप से घायल हुआ, जिसे कि स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने कहा कि इस पूरी घटना की तफ्तीश की जा रही है और सीमा पर फोर्स पूरी तरह से अलर्ट है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नेपाल की पुलिस वाले भारतीय लोगों पर बिना वार्निंग दिए गोली चला रहे हैं और ये कहीं न कहीं मानव अधिकारों का उल्लंघन ही है। साथ ही भारत और नेपाल की जो दोस्ती है उसमें भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से नेपाल चाइना की गोद में जाकर बैठा है और वो भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, और ये पहली घटना भी नहीं है। इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था नेपाली पुलिस के द्वारा। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि नेपाल को अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाना बेहद जरूरी है और इस बात को भारत सरकार को आगे उठाना पड़ेगा कि आखिर नेपाल इस तरीके की घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहा है जिससे भारतीय लोगों की जान जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नेपाल पर किस तरीके के एक्शन लगाने चाहिए? उसकी इन गलतियों पर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली खबर क्वाड को लेकर आ रही है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत 4 लोकतांत्रिक देश चीन के बढ़ते हुए प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जल्द ही एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। पहली बार शिखर स्तर पर होने वाली इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन शामिल होंगे। आपको बता दें कि चारों देशों की सरकारें इस सम्मेलन की तैयारी में जुटी हैं। हालांकि सम्मेलन कब और कहां होगा इसको लेकर अभी जानकारी सामने नहीं है। हालांकि चारों देशों की बैठक चीन की चिंता बढ़ा सकती है। पहले भी चीन क्वाड ग्रुप को लेकर कई बार अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो MTC यानी कि मैरीटाइम थिएटर कमांड को लेकर आ रही है। सशस्त्र बलों के बीच एकीकरण इस साल के अंत तक वास्तविक हो जाएगा। मैरीटाइम थिएटर कमांड इस साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस से पहले घोषित होने की संभावना है। MTC के बारे में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच मतभेद कम है, जो गुजरात के कच्छ में स्थित है और सभी प्रायद्वीपीय भारत को कवर करते हैं।
लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसका हिस्सा होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि MTC आउटवर्ड लुकिंग होगा और इसमें तीनों सेनाओं की कमांड, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी अंडमान और निकोबार कमांड शामिल होंगे, जो डाउनग्रेड हो सकते हैं। सेना की दक्षिणी कमान समुद्री कमान का हिस्सा नहीं होगी, लेकिन पश्चिमी थिएटर कमान पाकिस्तान का सामना कर रही है। MTC के पास 3 नौसेना कमान, A&N कमान और सेना और वायुसेना के कई उपकरणों की इसमें संपत्ति हो सकती है। साथ ही इसमें तटरक्षक भी शामिल होगा। आपको बता दें कि अन्य 3 थिएटर कमान पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी होंगे, जबकि MTC का नेतृत्व एक उप एडमिरल के द्वारा किया जाएगा और कारवार में इसका मुख्यालय होगा। HAL की योजना है कि भारतीय मल्टीरोल हेलीकॉप्टरों के अपने एयरफोर्स और आर्मी वेरिएंट को इंजन ऑप्शन के एक सेट के साथ और नेवी को दूसरे इंजन के साथ लैस किए जाने का, ताकि हेलीकॉप्टर वेरिएंट हर तरीके की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा कर सके और उनके पास 2 इंजनों को चुने जाने वाले विकल्प यानी कि ऑप्शन भी हों। HAL ने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस इंजन निर्माताओं से बोली आमंत्रित की है, जो 13 टन श्रेणी के हेलीकॉप्टरों के लिए टर्बोशाफ्ट इंजन का निर्माण करते हैं। HAL ने इस बात की पुष्टि की है कि उसे US, फ्रांस और रूस से ऑफर मिले हैं, जिन्होंने 2500 हॉर्स पावर रेंज में हैवी ड्यूटी टर्बोशाफ्ट इंजन विकसित किया है, जिसे कि फाइनल किए जाने के बाद इन्हें भारत में स्थानीय रूप से लाइसेंस के तहत निर्मित किया जाएगा। भारत की तीनों सेनाओं को अपनी आवश्यकताओं के लिए 1 इंजन या 2 इंजन के साथ जाने का विकल्प भी दिया गया है। फ्रांस की कंपनी सैफ्रन ने अपने एनीटो टर्बोशाफ्ट इंजन की पेशकश की है, जिसमें कई मॉडल हैं जो 2500 से 3000 से अधिक SHP पावर रेंज के हैं। वैसे भी आपको बता दें कि सैफ्रन हेलीकॉप्टर इंजन यूनिट का HAL के साथ एक लंबा जुड़ाव भी रहा है और उनके द्वारा विकसित इंजन वर्तमान में ALS ध्रुव, LCH और LUH हेलीकॉप्टरों को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। रूस ने अपने VK2500 PS-03 हेलीकॉप्टर टर्बोशाफ्ट इंजन की पेशकश की है, जो फेडेक्स से लैस है और गर्म पहाड़ों के साथ ऊंचाई वाले पर्वतों और क्षेत्रों में संचालन करने के लिए ठीक है। और उनका ये इंजन भारत द्वारा संचालित Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों के नए वेरिएंट को भी शक्ति प्रदान कर रहा है। वहीं अमेरिका की GE एविएशन ने अपने CT-7A टर्बोशाफ्ट इंजन की पेशकश की है, जिसमें कई मॉडल 2500 से 3000 SHP क्लास पावर रेंज को कवर करते हैं। CT-7A टर्बोशाफ्ट इंजन वर्तमान में बेल 21 ST और 525 सिरोस्की S70, S92 और अगस्ता वेस्टलैंड AW101 और AW189 पर इस्तेमाल किया जाता है। HAL ने 2028 तक इनके डेवलपमेंटल ट्रायल्स की योजना बनाई है और वे 2 इंजन विकल्प रखना चाहते हैं, ताकि OEM को रोक कर रखा जाए, जिससे कि वे हेलीकॉप्टरों के उत्पादन में जाने के बाद उनकी कीमत में बढ़ोतरी ना कर सकें। अगली अपडेट लद्दाख को लेकर आ रही है। चीन के साथ बढ़ते गतिरोध के दौरान भारत ने पिछले साल गलवान घाटी के पास जिस पुल का काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा कर लिया है और इसकी एक नई सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है। ये सैटेलाइट इमेज अगस्त 2020 में ली गई है, जो कि पुल के पार जाने वाले वाहनों को दिखाती है। इस उपग्रह चित्र को यानी कि सैटेलाइट इमेज को डेट्रस्फा ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया था। ये 60 मीटर का पुल भारतीय सेना को क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिससे सैन्य वाहनों और सैनिकों को सुरक्षित रूप से धारा पार करने की अनुमति मिलती है। गुजरात के केवड़िया में आयोजित सैन्य कमांडरों के 3 दिवसीय साझा बैठक समापन के मौके पर PM नरेंद्र मोदी देश को नए रक्षा उपकरणों का अवलोकन करेंगे। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों ने स्नाइपर की गोलियां झेलने में सक्षम बुलेट प्रूफ जैकेट, माइक्रोकॉप्टर और शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक्स जैमर विकसित किए हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजित डोभाल भी इस बैठक में शनिवार को शामिल होने वाले हैं और इसी दिन इस बैठक का समापन होगा। नए रक्षा उपकरणों का विकास सैन्य अधिकारियों व रक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप के जरिए किया गया है। अगली खबर ब्रह्मोस को लेकर आ रही है। हांगकांग से प्रकाशित अखबार साउथ चाइना सी मॉर्निंग पोस्ट के विशेषज्ञों ने कहा है कि फिलीपींस के दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल लेने के फैसले से उसकी सेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। इस मिसाइल के जरिए फिलीपींस अपने तटीय इलाकों की रक्षा कर सकेगा। फिलीपींस का चीन के साथ साउथ चाइना सी के अधिकार को लेकर विवाद है। इस अखबार में कहा गया है कि फिलीपींस और भारत के बीच लगातार रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। फिलीपींस के अलावा कई अन्य देश इस सुपरसोनिक मिसाइल में अपनी रुचि दिखा चुके हैं। यही नहीं, कई गल्फ देशों ने भी इस सुपरसोनिक मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखाई है। एशिया में चीन की बढ़ती दादागिरी को मात देने के लिए अमेरिका अब सटीक मार करने वाली मिसाइलों का जाल बिछाने जा रहा है। इसके लिए अमेरिकी सेना अगले 6 साल में करीबन $27.4 बिलियन की खर्च राशि कर इंडो पैसिफिक थिएटर कमांड को स्थापित करेगा। पैसिफिक डिटेरेंस इनिशिएटिव के तहत बनने वाले इस थिएटर कमांड को लेकर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के एक विस्तृत प्रपोजल अमेरिकी कांग्रेस को सौंपा गया है, जिसे अगर मंजूरी मिल जाएगी तो अमेरिकी सेना चीन को उसी के इलाके में घेरने के लिए मिसाइलों की एक लंबी चेन स्थापित कर देगी। इसमें कई ऐसे देश शामिल हो सकते हैं जहां अमेरिकी सेना पहले से मौजूद है। बताया जा रहा है कि इन देशों के अलावा प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिका का गुआम नेवल बेस,
चीन को घेरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगे रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका के दुश्मनों को काउंटर करने के लिए फर्स्ट आइलैंड चेन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के पश्चिम में मिसाइलों की सटीक स्ट्राइक नेटवर्क के साथ एक इंटीग्रेटेड ज्वाइंट फोर्स की स्थापना की जाएगी, जिसमें एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के साथ सेकंड आइलैंड चेन के रूप में बनाया जाएगा। फर्स्ट आइलैंड चेन में ताइवान, ओकिनावा और फिलीपींस सहित कई ऐसे द्वीप समूह शामिल हैं जिन्हें चीन पहली रक्षा पंक्ति के रूप में देखता है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।